नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 जुलाई सन 2026। आज चतुर्थी तिथि दोपहर बाद 12:40 तक रहेगी। उसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून, कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में खेती होगी हाईटेक, अगले 5 सालों में किसानों के लिए शुरू होगा ये अभियान। प्रॉपर्टी मालिकों के लिए जरूरी खबर, फैसले पर टिकी लोगों की नजरें, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा ITI एडमिशन 2026 अपडेट, 15 जुलाई तक मौका, ऐसे करें अपनी मनपसंद सीट का चयन। हरियाणा के इन पर्यटन स्थलों की बदलने जा रही है तस्वीर, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, गंभीर रूप से तनावग्रस्त छात्रों का साइकियाट्रिस्ट से कराया जाएगा इलाज। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल PST के एडमिट कार्ड जारी, PST का विस्तृत शेड्यूल भी किया जारी। आधार कार्ड में ईमेल ID अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। आधार ऐप पर 6 महीने के लिए फ्री सर्विस हुई शुरू। EPF में बेसिक का 12% देना अब जरूरी नहीं, नए नियमों में 1800 रुपये लिमिट तय हुई। कर्मचारी व कंपनी अपनी इच्छा से 12% कंट्रीब्यूशन जारी रख सकते हैं। और अमरनाथ यात्रा शुरू, पहले दिन 9000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ, बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम बनाए गए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। 1 और 2 जुलाई के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अब भिवानी और भटिंडा से होकर गुजर रही है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ जिले अब भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 और 5 जुलाई को पूरे हरियाणा में मानसून और अधिक सक्रिय रहेगा। 1 से 2 स्थानों को छोड़कर अधिकांश जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हरियाणा के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मानसून के सक्रिय होने के साथ ही तापमान में भी राहत मिली है। भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण के बहुचर्चित शिक्षिका मनीषा मौत मामले में न्याय की मांग एक बार फिर से मुखर हो गई है। भिवानी पुलिस अधीक्षक का फोन मनीषा के पिता संजय कुमार के पास आया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने कहा कि CBI अधिकारियों से बात हो चुकी है और अब लोहारू DSP से मिलकर आगे की योजना तय कर लें। इस पर मनीषा के पिता संजय कुमार ने 2 टूक जवाब दिया, जिम्मेदारी पुलिस कप्तान खुद लेकर गए थे, वही योजना तय करें। उन्होंने कहा कि CBI ने अब तक जाँच क्या की है, हमें अवगत करवाया जाए और मनीषा की मौत के खुलासे का निश्चित समय भी बताया जाए। अब पुलिस अधीक्षक ने मनीषा मौत मामले में CBI अधिकारियों से फोन पर बात की बातचीत पिता संजय कुमार को दी, जिसके बाद DSP लोहारू के साथ पिता संजय और अन्य पदाधिकारी CBI अधिकारियों से बैठक तय करेंगे। बता दें कि मनीषा 11 अगस्त साल 2025 को लापता हुई थी और 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के किनारे उनका शव मिला था। परिवार की मांग पर सरकार ने CBI जांच सौंपी थी। CBI ने 3 महीने में रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन 10 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हरियाणा को वर्ष 2047 तक विकसित और टिकाऊ कृषि मॉडल वाला राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 5 वर्षों में अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग गांव-गांव तक जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकें। हरियाणा के पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सिंधु सरस्वती सभ्यता, धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक पर्यटन स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी दुनिया की सबसे प्राचीन और बड़ी सभ्यताओं में से एक है, जिसकी विरासत करीब 7000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। आदि बद्री से पिहोवा तक सरस्वती नदी के पुनर्जीवन का कार्य भी किया गया है। पुरातात्विक खुदाई में मिली जल निकासी व्यवस्था, स्नान प्रणाली और पहिए के शुरुआती प्रमाण भारत की समृद्ध और उन्नत प्राचीन सभ्यता
विविधता को दर्शाते हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र, ज्योतिषर और ब्रह्म सरोवर सनातन संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा 48 कोस क्षेत्र के विकास, बाबा बंदा सिंह बहादुर और गुरु रविदास से जुड़े स्मृति स्थलों के निर्माण पर भी काम किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मोरनी हिल, पिंजौर गार्डन, यादविंद्र गार्डन, ढोसी हिल और टिक्कर ताल जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़खल झील, नारनौल जल महल और नूह के चोर गुबंद समेत कई ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर 102 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य हर जिले को उसकी अलग पर्यटन पहचान देना है। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मदार रेवाड़ी मदार स्पेशल ट्रेन का रोहतक तक विस्तार कर दिया है। इससे रेवाड़ी और नारनौल सहित आसपास के इलाकों के लोगों को अब बिना ट्रेन बदले रोहतक आने की सुविधा भी मिलेगी। 3 से 15 जुलाई तक ट्रेन नंबर 09639 मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन अब रोजाना सुबह 4:30 बजे मदार से रवाना होकर किशनगढ़, फुलेरा, रेंगस, नीमका थाना, निजामपुर, नारनौल, अटेली और कुंड होते हुए सुबह 10:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। यहाँ 20 मिनट के ठहराव के बाद आगे 10:50 पर ट्रेन बढ़ते हुए गोकलगढ़, पालावास, झज्जर और अस्थल बोहर होते हुए दोपहर बाद 12:50 पर रोहतक स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में निर्धारित समयावधि में ट्रेन नंबर 09640 रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन रोजाना दोपहर 1:20 पर रोहतक से रवाना होकर इसी रूट से होते हुए दोपहर बाद 3:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। यहाँ 10 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे बढ़ते हुए रात 10:35 पर मदार पहुंचेगी। रोहतक और झज्जर से खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस ट्रेन के संचालन का विशेष फायदा पहुंचेगा। हरियाणा में बिजली निगम के 5000 से अधिक कर्मचारी गुरुवार को मंत्री अनिल विज का आवास घेरने अंबाला कैंट पहुंच गए थे। सड़क से लेकर मंत्री विज के आवास तक तकरीबन 1 किलोमीटर तक कर्मचारी ही कर्मचारी दिखाई दे रहे थे, जिससे 2 स्टेट हाईवे जाम हो गए। इसी दौरान उस वक्त दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला जब मंत्री अनिल विज खुद ही अपने खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाने लगे। अपने घर के बाहर जुटे कर्मचारियों से बोले, आप मेरे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, एक बार दोबारा लगाओ, मजा आ रहा है। इस दौरान कर्मचारी सरकार और मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। साथ ही हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है नारा लगा रहे थे, कह रहे थे। इस पर मंत्री बोले, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और अनिल विज तुम्हारा है। हालांकि अनिल विज ने इसके बाद ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन मांगों को लेकर यूनियन और अफसरों की बैठक करवाई जाएगी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान इकबाल चंदाना ने बताया कि यह प्रदर्शन सरकार की नीतियों के खिलाफ था। उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जोखिम भत्ता यानी रिस्क अलाउंस सभी कर्मचारियों को दिया जाए। जो कर्मचारी अपने घर से दूर काम कर रहे हैं उनको होम सर्कल की सुविधा मिले। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति समाप्त की जाए। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के साथियों को समान काम समान वेतन की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। इन साथियों को पक्का भी किया जाए। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दाखिले का अब अगला चरण शुरू हो चुका है। दाखिले के लिए पंजीकरण करवा चुके अभ्यर्थी अब 3 जुलाई से अपनी पसंद के ट्रेड और संस्थान के विकल्प का चयन कर सकेंगे। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अनुसार 2 जून से 30 जून तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले अभ्यर्थियों को 3 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रेड और संस्थान का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। केवल पूर्ण रूप से भरे और सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदन ही दाखिला प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। नए अभ्यर्थियों के आवेदन भी 15 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से पिछले 1 वर्ष से चल रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम चरण अब 6 से 10 जुलाई तक SCERT गुरुग्राम में आयोजित होने जा रहा है। इसके बाद राज्य के 37 चयनित शिक्षक अपने अपने जिलों के सरकारी स्कूलों में फ्रेंच भाषा पढ़ाएंगे। हिसार को सबसे अधिक 6 और नूह, रोहतक व सिरसा को 4-4 शिक्षक मिलने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में निर्देश दिए हैं कि नामित शिक्षक अंतिम आवासीय प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से हिस्सा लें। इन शिक्षकों ने पिछले 1 वर्ष में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से फ्रेंच भाषा, आधुनिक शिक्षण पद्धति और फ्रेंच संस्कृति का व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। फ्रेंच भाषा कार्यक्रम के तहत चयनित शिक्षकों को पिछले 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। अलायंस फ्रांसेज हैदराबाद के विशेषज्ञों ने नियमित ऑनलाइन साप्ताहिक कक्षाएं भी चलाई है। अलायंस फ्रांसेज दिल्ली में ऑफलाइन भाषा और शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब आप आधार सेवा केंद्र जाए बिना मोबाइल से ही अपने आधार में ईमेल आईडी फ्री में लिंक और अपडेट कर सकते हैं।
इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने नए आधार ऐप में 1 जुलाई से 6 महीने के लिए नई सर्विस शुरू कर दी है। UIDAI के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 दिसंबर तक यूजर अब नए आधार ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट कर सकेंगे। खास बात यह है कि डिजिटल सर्विस के शुरू होने के सिर्फ 2 दिन में ही देश भर में 2.5 लाख से अधिक लोग ऐप से अपना ईमेल आईडी अपडेट कर चुके हैं। UIDAI के मुताबिक ऐप के जरिए आधार में अपडेट की प्रोसेस काफी सिंपल है। इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या फिजिकल विजिट की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रोसेस कुछ मिनटों में ही हो जाएगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड करके सेटअप करना होगा। नया आधार ऐप एंड्रॉइड और एप्पल iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आधार से ईमेल आईडी जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपके आधार का इस्तेमाल कर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो आपको तुरंत ईमेल पर इसका अलर्ट मिलेगा। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आपका आधार कार्ड कहां और कौन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह कोई भी आपकी पीठ पीछे आपके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और धोखाधड़ी का खतरा भी कम रहेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पुरुष भर्ती के फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आयोग ने 6 जुलाई से 11 जुलाई तक आयोजित होने वाली PST का विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया है। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक माप परीक्षण यानी PMT सफलतापूर्वक पास किया है, केवल उन्हीं को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। अब अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर यह देख सकते हैं कि उनका PST किस तारीख और किस बैच में आयोजित होगा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को समय रहते प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और उस पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। अभ्यर्थियों को केवल अपने निर्धारित दिन और निर्धारित बैच में ही रिपोर्ट करना होगा। किसी अन्य दिन या समय पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतिदिन 2 बैच में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। पहले बैच के अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 5 बजे से शुरू होगी और सुबह 5:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे बैच के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश सुबह 7 बजे शुरू होगा। उन्हें अधिकतम सुबह 7:30 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए गृह कर यानी हाउस टैक्स सरचार्ज माफी को लेकर फिलहाल कोई नई राहत नहीं मिली है। सरकार ने गृह कर पर सरचार्ज माफी का लाभ लेने के लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन अभी तक इस अवधि को बढ़ाने का कोई आधिकारिक आदेश अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। 30 जून तक बड़ी संख्या में लोगों ने सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाते हुए अपना गृह कर जमा करवाया है। अभी भी कई ऐसे संपत्ति मालिक हैं जो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाए। इनमें से कई लोग सरकार की ओर से समय सीमा बढ़ाने की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अभी तक अपना गृह कर जमा नहीं करवाया है। उधर नगर निगम प्रशासन ने भी सरकार से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। जैसे ही सरकार की ओर से कोई आदेश या नई अधिसूचना जारी होती है, उसकी जानकारी तुरंत सार्वजनिक कर दी जाएगी। इसलिए संपत्ति मालिकों को सरकार के अगले फैसले का अभी इंतजार करना पड़ सकता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी द्वारा संविदा आधार पर सुरक्षाकर्मी एवं इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। CBLU भिवानी रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत सुरक्षाकर्मी एवं इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्ती होने जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑफलाइन है तथा भर्ती साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। सुरक्षाकर्मी के लिए न्यूनतम 50% अंकों सहित 10वीं पास तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास के साथ साथ ITI एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर ले। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अभी तक EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 8 करोड़ कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 12% अंशदान करना पड़ता था और कंपनी के लिए भी इतना ही योगदान करना अनिवार्य था। मगर केंद्र ने 29 जून को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसने पुरानी EPF योजना 1952 की जगह ले ली है। इसके तहत अनिवार्य कर्मचारी योगदान को स्पष्ट रूप से 15,000 रुपए की वैधानिक वेतन सीमा से जोड़ दिया गया है। यानी अब कंपनियों के लिए सिर्फ 15,000 रुपए का 12% यानी कि 1,800 रुपए ही EPF अंशदान देना अब जरूरी है। 1,800 रुपए से अधिक का योगदान तभी जारी रह सकता है जब कर्मचारी स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे। अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो EPF में 1,800 रुपए से अधिक का अंशदान जारी रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों के लिए इस तरह अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान के बराबर योगदान देना अनिवार्य नहीं है। मतलब ये है कि EPF में कर्मचारी का योगदान कुछ भी हो, लेकिन कंपनियां अपनी ओर से EPF में केवल 1,800 रुपए देने के लिए ही कानूनी रूप से बाध्य होंगी। इसके अलावा PF निकासी
राशि, पेंशन या बीमा का दावा 20 दिन के भीतर निपटाना होगा। बिना किसी ठोस वजह के देरी होने पर कमिश्नर पर कार्रवाई होगी और 12% सालाना दंडात्मक ब्याज देना होगा, जो अधिकारी की सैलरी से कटेगा। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा शुक्रवार से शुरू हो गई। यात्रा का पहला जत्था गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के पहलगाम यानी नूनवान बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 4822 श्रद्धालु शामिल रहे। ये सभी श्रद्धालु गुरुवार को बेस कैंप में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुताबिक पहले जत्थे के श्रद्धालुओं के साथ जवान और अन्य व्यवस्थाओं में लगे लोग मिलकर कुल मिलाकर 9000 लोग शाम तक दर्शन कर चुके हैं। यात्रा मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ लगाए गए हैं। 2 मील रूट पर 4 जगह बड़ी स्क्रीन के जरिए मौसम की जानकारी दी जा रही है। बालटाल रूट पर 12 जगह वाटरप्रूफ डोम भी बनाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से की जाती है। पारंपरिक रास्ता 48 किलोमीटर लंबा नूनवान पहलगाम से है। दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबे बालटाल से है। यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। शनिवार सुबह 3865 श्रद्धालुओं को बालटाल और नूनवान पहलगाम बेस कैंपों से पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शनों के लिए रवाना किया जा रहा है। कश्मीर में लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद तुरंत नीचे लौटने की भी सलाह दी गई है। दोनों यात्रा मार्गों पर 1000 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। दोनों जगह 100 बेड के अत्याधुनिक अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें तो बता दें कि यात्रा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, RFID कार्ड, ट्रैवल एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ अवश्य रखें। फिजिकल फिटनेस के लिहाज से हर रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की प्रैक्टिस अवश्य करें। सांस वाला योग जैसे प्राणायाम और एक्सरसाइज अवश्य करें। यात्रा में ऊनी कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग स्टिक, पानी बोतल और जरूरी दवाओं का बैग भी अपने साथ लाना ना भूलें। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 261 अंक की तेजी के साथ 77,764 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 95 अंकों की बढ़त रही और ये 24,270 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी, IT और फार्मा शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी रही। अमेरिकी टेक शेयरों में 2 दिन की गिरावट के बाद वहां शानदार रिकवरी देखने को मिली। इसके बाद एशियाई बाजारों में चौतरफा हरियाली रही। वहीं सोना चांदी के दाम में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,341 रुपए बढ़कर 1,46,344 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 5,008 रुपए बढ़कर 2,33,858 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोने का दाम 1,34,051 रुपए के स्तर पर पहुंचा तो वहीं $1 का रेट 95 रुपए 22 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।